हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धीरज जैन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हमने हमारा टॉपिक कैरी करना है। लास्ट 3 वीडियो, ये 3rd वीडियो। इसके अंदर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो के अंदर इसकी मेंबरशिप, इसके अंदर कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने भी लेके आ रहे हैं। चलिए अब देखिए एशियन डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट का मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी हम बोले हिंदी में इसको प्रबंधन। तो एशियन डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए 4 लेवल की एक कमेटी होती है जो इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रशासनिक मंडल, यानी कार्यकारी अधिकारी, जो क्या करते हैं, टॉप लेवल पर होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इसके नीचे वाले, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रशासन मंडल। इसके बाद आते हैं हमारे पास अध्यक्ष, और उसके बाद आते हैं हमारे पास उपाध्यक्ष। इस तरीके से हमारे क्या होती है, प्रशासन मंडल का संचालन होता है। सबसे पहले आता है प्रशासन मंडल, फिर आता है हमारे पास संचालन मंडल, फिर हमारे पास आता है अध्यक्ष, और फिर आता है हमारे पास उपाध्यक्ष। अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। सेकंड आता है हमारे पास संचालन मंडल, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग बोर्ड, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, और लास्ट आता है हमारे पास उपाध्यक्ष, जिसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो एक चतुर्थ स्तरीय श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से एशियन बैंक को कंट्रोल किया जाता है। एशियन बैंक को कंट्रोल करने की चतुर्थ स्तरीय श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत प्रथम स्तरीय श्रृंखला में आता है हमारे पास प्रशासन मंडल, सेकंड में आते हैं संचालन मंडल, थर्ड में आते हैं अध्यक्ष, और फिर आते हैं उपाध्यक्ष। अब बात हम करते हैं प्रशासन मंडल में कौन कौन आता है और ये क्या क्या करते हैं, और इनकी सदस्यता कितनी होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, वो हम इसके अंदर नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर हर देश से एक गवर्नर होता है। प्रत्येक देश से एक एक गवर्नर होता है, मतलब एक गवर्नर हर देश से आएगा। तो अगर आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक में जितने भी देश होंगे, सब में एक एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। अब गवर्नर के साथ साथ और क्या क्या आएगा, स्थानापन्न गवर्नर भी हो सकता है। स्थानापन्न गवर्नर का मतलब क्या होगा, जितने भी सदस्य होंगे उसमें से सदस्य देश होंगे उसमें से एक एक गवर्नर आएगा, और गवर्नर के साथ साथ कौन आएंगे, स्थानापन्न गवर्नर। इसके मतलब क्या है कि अगर कोई गवर्नर नहीं हो रहा तो फिर गवर्नर के एब्सेंट में कोई अनदर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर के वर्क को परफॉर्म करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं। बेसिकली कोई न्यू प्लान होगी, न्यू पॉलिसी होगी, न्यू कंट्री को अमर्ज करना हो गया, उनको एडमिट करना हो गया, नया देश है उसको सदस्य बनाना है, या फिर कोई सदस्य देश है उसको निकालना है, तो वो सारे काम ये प्रशासन मंडल करता है। बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है, कोई न्यू पॉलिसी लेके आनी है वो काम करेगा। इसके अलावा कोई न्यू एडमिशन करना है कंट्री का, न्यू कंट्री को एडमिशन होने के बाद उसको अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो अगर किसी को बाहर निकालना है तो वो भी काम यही करेगा प्रशासन मंडल। मतलब नीतियों से संबंधित कार्य प्रशासन मंडल द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संचालन मंडल की। तो संचालन मंडल में 12 सदस्य, यानी 1 दर्जन क्या होते हैं इसके अंदर, मंडलीय सदस्य होते हैं, प्लस 8 स्थानीय सदस्य होते हैं, लोकल बॉडीज, जो किसी भी कंट्री से इलेक्ट हो सकते हैं, और 4 गैर स्थानीय सदस्य होते हैं। अब स्थानीय और गैर स्थानीय क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 12 सदस्य तो किसी भी गवर्नर में से चुने जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 150 कंट्री है, उसमें से कोई भी 12 कंट्री के मेंबर इसके अंदर क्या बन सकते हैं, संचालक मंडल बन सकते हैं।
वो कौन इलेक्ट करेगा, उसकी पावर है प्रशासन मंडल के पास। इसके बाद 8 स्थानीय है जो क्या करेंगे, 12 के साथ स्पोर्ट में वर्क करेंगे, और 4 आएंगे गैर स्थानीय। टोटल मिला के 24 सदस्य का टीम होती है, 2 दर्जन। कितनी होती है, 2 दर्जन की टीम होती है। और इसमें जितने सदस्य देश होंगे उसमें से एक एक, तो कुल देश जो सदस्य हैं उन पर निर्भर करता है, इन पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष की। देखो यहां तक आपने 2 स्तरीय व्यवस्था पढ़ी है, फर्स्ट प्रशासनीय, सेकंड संचालन मंडल। प्रशासन मंडल में नाम से पता लग रहा है प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, ऑफिस वर्क जो भी है वो ये कंट्रोल कर रहा है, कौन, प्रशासन मंडल। सेकंड आता है संचालन मंडल, नाम से पता लग रहा है संचालन करना, ऑपरेट करना, जो एशियन बैंक की मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं संचालन मंडल। तीसरा आता है हमारे पास अध्यक्ष। अब देखो अध्यक्ष की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सभी कार्य अध्यक्ष के माध्यम से ही किए जाते हैं। जो आपका संचालन मंडल का अध्यक्ष होगा, ये संचालन मंडल का जो अध्यक्ष होगा वही आपके इस अध्यक्ष का चुनाव करेगा। और अध्यक्ष का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है, सहमति के माध्यम से किया जाता है। सभी देशों की सहमति के माध्यम से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, तो अध्यक्ष संचालन मंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, जो संचालन मंडल के सदस्यों में से कोई चुना जाता है। संचालन मंडल का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, कोई ना कोई उपाध्यक्ष होगा। जैसे अभी हम बात करें एक नॉर्मल बॉडी, लोकल बॉडी, नगर पालिका, नगर परिषद की बात करें तो वहां पर भी कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, तो वो पार्षदों में से चुने जाते हैं। वैसे ही संचालन मंडल के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संचालन होता है। संचालन मंडल में जो अध्यक्ष चुना जाता है वो संचालन मंडल से चुना जाता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, मतलब कार्य करने का समय। ठीक है, ये 5 वर्ष का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष पहले हुआ करता था, लेकिन 1978 के बाद इसमें से उपाध्यक्ष को काट दिया गया था। क्या कर दिया था, काट दिया था। मतलब 1978 के संशोधन के बाद उपाध्यक्ष को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पहले 3 उपाध्यक्ष होते थे जो अध्यक्ष की सलाह से कार्य करते थे। तो उपाध्यक्ष की संख्या 3 है। कितनी, 3 सदस्य हुआ करते थे पहले, लेकिन अब इसके संशोधन होने के बाद इसमें सदस्यों की समय कमी रख दी गई थी। तो ये है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का ढांचा, किस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक को सुचारू रूप से कंट्रोल किया गया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर कैसे इनकी लोन फंक्शनिंग होती है। लोन फंक्शनिंग किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। हो क्या आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी? नहीं सर, चलिए नहीं दिखी तो जल्दी से क्लियर। लोन प्रोसेस हमारा टॉपिक चल रहा है। हिंदी में से बोलते हैं ऋण प्रक्रिया। तो लोन प्रोसेस की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो लोन प्रोसेस है उसको 2 पार्ट से क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है नॉर्मल लोन प्रोसेस, नंबर 1 लोन प्रोसेस यानी सामान्य ऋण प्रक्रिया, और दूसरी आती है हमारे पास विशेष ऋण प्रक्रिया। ये ऋण प्रक्रिया है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में जनरल लोन प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्पेशल लोन प्रोसेस। हालांकि नाम से पता लग रहा है ऋण प्रक्रिया है, तो मतलब ऋण लेने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ऋण प्रक्रिया।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऋण प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सामान्य ऋण प्रक्रिया और विशेष ऋण प्रक्रिया। देखो सामान्य ऋण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन के लिए ली जाती है, दिन प्रतिदिन मतलब डेली के लिए। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म लेना है यानी विशेष किसी उद्देश्य के लेना है, विशेष उद्देश्य के लिए अगर वो ऋण ले रहे हैं, हेतु ऋण ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव, विशेष क्षेत्र। किसी विशेष कार्य के लिए ले रहे हैं तो स्पेशल हो जाएगा, अगर नॉर्मल वर्क के लिए ले रहे हैं तो वो हो जाएगा जनरल। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब अगर मैं बात करूँ तो जनरल के अंदर कौन कौन सी आती है स्टूडेंट्स? तो जनरल के अंदर जनरल कैपिटल फंड आते हैं, जो क्या करते हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर को बेचकर क्या करते हैं, जो भी लोन वगैरह है वो ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर सामान्य के अंदर लोन क्या देते हैं, बाय सोल्डिंग, अंश व ऋण पत्रों को बेचकर, अंशों या ऋण पत्रों को बेच कर किया जाता है, बाय सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंशों और ऋण पत्रों को बेचकर क्या किया जाता है, जनरल फंड्स क्या करते हैं, अपने लोन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सामान्य ऋण क्रियाएं, लोन ऑर्डिनरी लोन भी बोला जाता है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेशल की बात करें तो बेसिकली स्पेशल जो होता है वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के होता है, और इनकी जो अवधि होती है वो बहुत ही लंबी होती है, अवधि की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, दीर्घ अवधि के लिए लिया जाता है, इसके लिए दीर्घ अवधि के लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये लिया जाता है, लॉन्ग टर्म। क्लियर है क्या? ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रयोग में आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, लोन प्रोसेस। लोन प्रोसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, जनरल और स्पेशल। जनरल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लोन लिया जाता है, जबकि स्पेशल में स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। ये सामान्य उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए। जनरल उद्देश्य के अंदर जो लोन लिया जाता है वो बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर को सेल करके लिया जाता है, यानी ऋण पत्र और अंशों को बेचकर क्या किया जाता है, ऋण लिया जाता है। लेकिन विशेष की अगर बात करें तो विशेष के अंतर्गत लोन कोई विशेष उद्देश्य के लिए होगा, जैसे एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है, कोई फंड बना रहे हैं, कोई किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर किसी ना और पर्पज से, स्पेशल पर्पज से अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे स्पेशल लोन। जैसे होम लोन होम लेने के लिए होता है, एजुकेशन लोन एजुकेशन के लिए होता है, वैसे ही स्पेशल लोन किसी स्पेशल पर्पज के लिए होगा। अगर वो कोई कंट्री ले रही है तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेगी और लॉन्ग टर्म में ही वो उसको पे करेगी। इसकी एक खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट की रेट है वो बहुत ही डिक्रीज होती है, और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम स्पेशल लोन प्रोसेस के अंदर काउंट करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसको हम आज क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ जिससे चीज़ें मेरे ठीक ना हो। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से प्रिंसिपल पर एप्लीकेबल होता है देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रिंसिपल्स के अंदर, तो लोन टू लोकल कंट्रीज, लोन टू लोकल कंट्रीज मतलब क्षेत्रीय देशों को लोन, क्षेत्रीय देशों को ऋण। ये पहला प्रिंसिपल रहता है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अगर लोन देना चाहते हो तो ऐसे एरिया को दो जो लोकल एरिया से बिलोंग करता हो, लोकल कंट्री से बिलोंग करता हो। जैसे एग्जांपल जो आसपास के लोकल एरिया उनको लोन दो जिससे वो डेवलप हो और वो अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सके। सेकंड हम बात करें
तो बेसिकली जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उनके लिए आप लोन दो। गवर्नमेंट प्लान्स, निजी व सार्वजनिक जो योजना बन रही है उनके लिए ये लोन दो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि निजी का मतलब ये होगा जो प्राइवेट पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, और सार्वजनिक का मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो दोनों तरह के लोन दो। तीसरा था हमारे पास सरकारी सहमति आवश्यक है। सरकारी सहमति, सरकारी सहमति का मतलब कोई भी आप लोन दे रहे हो उसका प्रिंसिपल ये रहता है कि गवर्नमेंट की परमिशन है। अगर आप गवर्नमेंट की परमिशन लेकर ही लोन दोगे तभी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, उस लोन को क्या करेगा, इश्यू करेगा। नेक्स्ट आता है हमें परियोजना का चुनाव। क्या आता है, परियोजना का चुनाव। अब परियोजना का चुनाव क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ प्लान, सिलेक्शन ऑफ प्लान, कि आप जो भी प्लान है उसको सिलेक्ट करो कि किस प्लान के अकॉर्डिंग आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में बैंक के थ्रू लोन दे रहे हो। लाइक आप कोई लोन दे रहे हो तो वो स्पेशल में है, जनरल कैटेगरी में आएगा, स्पेशल के अंदर कौन सी कैटेगरी में आएगा, जनरल के अंदर जनरल के अंदर कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैसे अप्रूव होगा, वो सारी प्लानिंग को आप सिलेक्ट कर लो जिससे उसकी लोन कैटेगरी डिसाइड हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा ऋण उद्देश्य। ये उद्देश्य हमारा क्या है, लोन ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी कंट्री है उसको लोन दे सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बैंक का मेन काम क्या होता है, टू गिविंग लोन एंड टेकिंग डिपॉजिट, ऋण देना और जमा करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आता है गारंटी व संग्रह। या तो आप किसी देश को अगर लोन दे दो तो किसी दूसरे देश को गारंटर बना लो या उसके साथ कोई पार्टनरशिप कर लो, तो ये भी इसके अंदर कवर्ड है कि गारंटर या फिर लोन ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा है कि आप लोन फॉरेन करेंसी में ले सकते हो, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा के अंदर भी आप इसको ऋण दे सकते हो। और विदेशी मुद्रा के अंदर अगर आप ऋण दे रहे हो तो घरेलू मुद्रा या विदेशी मुद्रा किसी भी रूप में आप लोन दे सकते हो। फिर आता है इसकी पीरियड, लोन का पीरियड क्या है, तो लोन का पीरियड क्या होना चाहिए, तो लोन के पीरियड की बात करें तो लोन की अवधि। अब लोन की अवधि क्या होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स लोन की अवधि का यहाँ पे मतलब है कि जो भी लोन है वो टाइम टू टाइम दे, जो फिक्स डेट है। देखो लॉन्ग टर्म के लोन भी होते हैं और शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन भी और शॉर्ट टर्म के लोन। अगर लॉन्ग टर्म के लोन है तो लॉन्ग टर्म पीरियड में होंगे, शॉर्ट टर्म के लोन शॉर्ट टर्म पीरियड में होंगे, इनका ध्यान रखना चाहिए। अब लोन की जो वापसी है तो जिस मुद्रा में ऋण किया है उसी मुद्रा में वापसी होनी चाहिए। ऋण की वापसी, ऋण की वापसी, तो जिस मुद्रा में लोन लिया गया है लोन पेबल भी उसी मुद्रा में होना चाहिए, ठीक है। जिस करेंसी में आपने लोन लिया है उसी करेंसी में आप लोन दो, ठीक है। और आती है इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट की बात होती है हमारा प्रिंसिपल ये ब्याज दर। तो ये ब्याज की बात करें तो ब्याज की जो दर है वो वैसे निर्धारित की हुई है 11% 1987 से इसको डिसाइड 1982 से इसको डिसाइड की थी, लेकिन सामान्य ऋणों के लिए ब्याज दर है 6 से 7। अगर विशेष ऋण है तो इसके अंदर 11% ब्याज दर ली जाती है, ठीक है। और जो भी एप्लीकेंट है वो उसकी जांच करेगा, उसके बाद ये बैंक को प्रोवाइड करेगा। ये सारा प्रोसीजर कह सकते हो या प्रिंसिपल्स कह सकते हो जिस पे हमारा एशियन बैंक डेवलप टिका हुआ है। तो इन चीज़ों पर हमारा एशियन बैंक डेवलप टिका हुआ है। तो ये डायग्राम आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये अपने नोटबुक पे आप बना लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एडीबी, ठीक है। ये एग्जाम में अंदर भी आप बना लेना, इससे क्या होगा पॉइंट्स की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये टॉपिक है, ये हेडिंग है चैप्टर की, ये टॉपिक है, ये आपका डायग्राम है। पहले तो इसका डायग्राम बना लेना, जैसे इसको राइट करना है, जितने पॉइंट्स इसके साइड में रखे हैं सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, हर पॉइंट को, तो मिनिमम 4 to 5 लाइन में ईच पॉइंट को डिफाइन करना है, सो दैट कि आपका आंसर मिनिमम। हाँ, अगर आप कंटेंट लिखोगे तो क्वालिटी नहीं बन पाएगी, तो आपको कंटेंट भी लिखना है, क्वालिटी भी लिखनी है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, हर पॉइंट को कम से कम मिनिमम 4 to 5 लाइन में डिस्क्राइब करें, सो दैट आपकी, अब देखो कितने पॉइंट्स बनते हैं, तो फर्स्ट आपने किया था यहाँ से स्टार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पॉइंट आपके बनते हैं। और हर पॉइंट पर क्या है, एडीबी इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और
अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर पॉइंट के अंदर आपको लिखनी होती है। और अगर हार्डली बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हमने लिखे हैं। तो ईच पॉइंट में आपको 5 to 7 लाइन लिखनी है, सो दैट कि आपकी कम से कम 35-40 लाइन हो जाए और 3 पेज आराम से फिल हो जाए। और इसके अंदर क्वालिटी भी अच्छे से लिखनी है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कंटेंट के अच्छे से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ये अपने तो वो भी अच्छे से लिखें, ठीक है। और